बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की डिस्कशन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में है। इस लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट की ज़रूरत क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट को किसे कहते हैं, और इसका जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ स्टेट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में या कंडेंस मैटर फिजिक्स में डेंसिटी ऑफ स्टेट जो फंक्शन है ये डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ स्टेट्स दैट आर अवेलेबल इन अ सिस्टम एट ईच एनर्जी लेवल। आपको पता है एटम्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हवाले से जब क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर देखते हैं हम एटम की, तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जो तादाद है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बल्कि हम उसकी डेंसिटी को डिस्कस करते हैं कि किसी जगह इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है पर यूनिट एनर्जी जो है वो कितनी है। ठीक है, सो इट इज जनरली एन एवरेज ओवर स्पेस एंड टाइम डोमेन फॉर मैनी स्टेट्स ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम। अगर जनरली एवरेज डेंसिटी ऑफ स्टेट की अगर बात करते हैं तो मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ स्टेट के साथ रिलेट करती हैं, और इन जनरली इन प्रॉपर्टीज को केस स्पेस में हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है, केस स्पेस में डिस्क्राइब किया आपने, वाइब्रेशनल प्रॉपर्टीज में जैसे स्टडी किया था वहाँ भी डेंसिटी ऑफ स्टेट का रोल है। तो डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी भी सिस्टम की हाई डेंसिटी ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल हैं फॉर ऑक्यूपेशन, जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिस्टिक गेस है किसी भी गिवन एनर्जी रेंज में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का। तो ओवरऑल पर यूनिट एनर्जी या पर यूनिट वॉल्यूम के तौर पे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है। जनरली क्लासिकल पिक्चर जब लेते हैं तो वेल डिफाइंड एक शेप जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो अरेंजमेंट है वो इस तरह की होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जब आप देखें तो प्रोबेबिलिस्टिक व्यू देखते हैं आप एटम का कि किसी रेंज में तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। तो इसलिए किसी खास एनर्जी रेंज के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, और एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा आज का बुनियादी ऑब्जेक्टिव भी है, इन अ गिवन एनर्जी स्टेट इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ सिस्टम विच हैव एनर्जी इन अ स्पेसिफिक रेंज एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दो चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का पता होना ज़रूरी है और कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं जो उस एनर्जी रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है इसको भी डिफाइन करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से बेसिकली हम इसको रिलेट करते हैं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी रेंज में, यानी ई और ई प्लस डी के दरमियान ये एक एनर्जी रेंज डिफाइन कर दी आपने एट एनी गिवन टेम्परेचर, उसको आप इस रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। एन ऑफ ई एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन ऑफ ई डी ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टेट्स जी ऑफ ई इन द एनर्जी रेंज डी ई। ठीक है, तो डी ई स्मॉल एनर्जी इंटरवल है जिसके जरिए आपने एक एनर्जी रेंज डिफाइन की है। ई से लेके ई प्लस डी ई तक का दरमियानी फासला जो है वो डी ई है। ठीक है, जो एफ ऑफ ई है ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं आप इसको। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से एक्सट्रैक्ट है ये। एफ ऑफ ई जो है इसका ये रिलेशनशिप है 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1। इसमें ई पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस एनर्जी है और ई एफ फर्मी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी जो है वो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया गया है। फर्मी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी है किसी भी स्टेट के अंदर। स्पेशली हम वैलेंस शेल की बात करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है, ऑक्युपाइड स्टेट की मैक्सिमम एनर्जी जो है उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं।
तो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन इसलिए कहते हैं कि अगर पार्टिकल की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी से कम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर पार्टिकल की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और अगर पार्टिकल की एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, यानी 50% प्रोबेबिलिटी, 0% प्रोबेबिलिटी और 1% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 100% के लिए है, 0 जो है वो नो प्रोबेबिलिटी के लिए है, और 1/2 50% प्रोबेबिलिटी के लिए है, क्योंकि एफ ऑफ ई एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल की एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा होगी तो उसके फ्री होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। अगर उसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम होगी तो उसके फ्री होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और अगर उसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर होगी तो 50% चांसेस हैं कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। ठीक है, कंडक्शन में उसका पार्ट हो सकता है। तो कंडक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को साथ यूज़ किया है नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ और गिवन एनर्जी रेंज के साथ टू फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एनर्जी रेंज। और अगर आप एनर्जी रेंज को एक्सटेंड करेंगे तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पर, तो आपके पास पूरे रीजन के अंदर जो भी आपने एनर्जी की वेरिएशंस की हैं ऑल एनर्जी रेंजेस, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट की डेरिवेशन कैसे की जा सकती है या एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करना है। डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम दो स्फीयर ड्रा करेंगे, जिसमें से एक का रेडियस जो है वो n रखेंगे, दूसरी का रेडियस n प्लस dn रखेंगे। ठीक है, dn स्मॉल एनर्जी चेंज d को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो इसमें ये देखें, ये स्फीयर का सेंटर है, ये रेडियस n है। ठीक है, और ये जो एनर्जी में डिफरेंस है इन दोनों का, ये अपर जो स्फीयर है इसका रेडियस n प्लस डी एन है, तो लोअर लेवल की एनर्जी E है, और ये जो अपर स्फीयर है इसकी एनर्जी E प्लस डी ई है। डी ई वेरी स्मॉल चेंज इन द एनर्जी है, जैसे कि अभी हमने पीछे एक स्मॉल रेंज डिफाइन की है, स्मॉल इंटरवल ऑफ एनर्जी डिफाइन किया है। ठीक है, एन जो है यहाँ पे आपने जो 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का टॉपिक पढ़ा था उसमें डिफाइन किया था, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर आप फॉलो करें तो ये एक स्फीयर की ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है, जिस तरह एक लाइन की ज्योमेट्रिकल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसी तरह सर्कल की एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह स्फीयर की इक्वेशन होती है एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी जो गिवन हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं, उन एनर्जी स्टेट्स को हम डिफाइन करते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट एक स्मॉल क्यूब से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी साइड जो है वो अगर ए के बराबर हो तो एन स्पेस के अंदर ये एन रेडियस की जो आपने स्फीयर ड्रा की है इसको हम एन स्पेस कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने एन एक्स एन वाई और एन जी से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो क्यूब है उसका वॉल्यूम जो गेस किया जाता है दैट इज पाई क्यूब ओवर ए क्यूब के बराबर लिया जाता है, जबकि ए जो है वो उस क्यूब की साइड है। ये मैंने एक रिलेशनशिप लिखा है, v इज इक्वल टू पाई क्यूब ओवर ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी ए क्यूब एक्चुअली मौजूद है, वो शायद पिक्चर के नीचे डिसअपीयर हो गया है। सो इन एन स्पेस होल स्फीयर जो है इसका वॉल्यूम जो है सिंपल रिलेशनशिप यूज करेंगे जो किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, 4 पाई आर क्यूब और 3 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर हमारा एन के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है वो कितना होगा, 4 पाई एन क्यूब ओवर 3।
ये टोटल वॉल्यूम है स्फीयर का। अब कुछ चीज़ें अपनी प्रीवियस डिस्कशन से लेनी है, कुछ चीज़ें यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हैव सेम एनर्जी। एनर्जी रिलेट करती है एन स्क्वायर के साथ 3 डायमेंशनल केस के अंदर, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट ये डॉटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, स्फीयर की सरफेस पे आपको जितने भी पॉइंट नजर आ रहे हैं, इन सब के लिए एन एक्स एन वाई और एन जी इज सच दैट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर के बराबर है। तो सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं सबकी सेम एनर्जी है। तो इस एनर्जी रेंज में आपको बहुत सारे पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वांटम नंबर और हर पॉइंट जो है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और बहुत सारी स्टेट हैं जो डीजनरेसी शो कर रही हैं, ठीक है, जिनकी सेम एनर्जी है। अब क्वांटम नंबर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती है कि जो क्वांटम नंबर n है ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रख सकता है। तो इस पूरी स्फीयर में हमारे काम का जो पार्ट बनेगा वो इसका ये 8वां हिस्सा बनेगा, जिसमें nx पॉजिटिव हो, ये nx की लाइन है, ये सेंटर से मैं इसको ये nx की लाइन है, nx पॉजिटिव हो, ny पॉजिटिव हो और nz पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये स्फीयर का 1/8 पार्ट जो है, 8वां हिस्सा जो है, ये हमारे काम का रीजन है जिसमें हमारी अलाउड एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो लाई करेंगी, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। देयरफॉर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, एनर्जी लेस देन E विल बी गिवन ओनली बाय पॉजिटिव ऑक्टेट ऑफ द स्फीयर। पॉजिटिव ऑक्टेट ऑफ द स्फीयर के बराबर है। सो G ऑफ E को आप लिख सकते हैं 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये मैंने उस हिस्से को अलहदा से निकाल के भी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और इसमें बहुत सारी लोअर एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं, और हर स्टेट को हम एक क्यूब की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिंगल क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो उसके लिए आपके पास रिलेशन है V इज इक्वल टू पाई क्यूब ओवर ए क्यूब, ठीक है। तो बुनियादी मकसद हमारा वही है, हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालनी है, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, और उससे आप एवरेज एनर्जी भी निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब कर सकती है डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इस रिलेशनशिप को लेके आगे चलना है। G ऑफ इज इक्वल टू 1/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 पाई n क्यूब बाई 3, ठीक है। n आपका क्वांटम नंबर है जिसको आपने यहाँ स्फीयर के रेडियस के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। n की वैल्यू जो है वो आप जो आपने 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के केस में कैलकुलेशन की थी वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में जो मैंने वैल्यू मेंशन की है ये n की वैल्यू है, तो ये वैल्यू वहां से कैलकुलेट की है हमने 8ma² ओवर e 8ma² e ओवर h स्क्वायर, ठीक है। पावर 1/2 था और यहाँ पे n क्यूब था, ठीक है। तो ये क्यूब यहाँ से है और 1/2 जो है वो जहाँ से हमने इसकी डेरिवेशन की है 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के केस में, जहाँ आपने एनर्जी का रिलेशन डिराइव किया था वहां से, ठीक हो गया। सो G ऑफ E को आप जो है लिख सकते हैं 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, ये उसका 1/8 है। यहाँ जस्ट आपने n की वैल्यू को लिखा है, n की वैल्यू है 8ma² E और h स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं आगे की कैलकुलेशंस के लिए। तो रीअरेंज किया, 4 पाई एज इट इज लिखा है, ए क्यूब, इसको अगर आप ए स्क्वायर पावर 3/2 करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ए क्यूब बचेगा, ठीक है। सेम इस एच के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ एच क्यूब आ जाएगा, ये 3 एज इट इज आ गया है, ठीक है। यहाँ 8 पावर 3/2 है, तो 8 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 4, ठीक है। तो जो 2 यहीं रहेगा वो तो ये लिख दिया हमने 2 और m के साथ पावर 3/2, ये देखें जो 2 यहीं रहेगा वो तो एज इट इज 2m पावर 3/2, और जो 2 स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वो बन जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 8 के बराबर है, वो इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और इसी तरह e की पावर 3/2। ये सादा सी मैथमेटिक्स है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई पेचीदगी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, सो जी ऑफ ई का फाइनल रिलेशनशिप जो है वो ये है, ए क्यूब की जगह पे वी लिख दिया, 4πv/3h³। ठीक है, 2m पावर 3/2 e पावर 3/2। अब दोनों साइड पे इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा जी ऑफ ई डी ई, और राइट साइड पे डिफरेंशियल लेंगे तो जाहिर है एनर्जी के हिसाब से आपने डिफरेंशियल लेना है, विद रिस्पेक्ट टू ई लेना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे e पावर 3/2 को, ये बनेगा 3/2 e पावर 1/2 एंड डी ई। तो वो जो 3/2 इसके डेरिवेटिव लेने से आया है, उससे कुछ जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं। ये बन जाएगा 2πv/h³, 2m पावर 3/2, ये एज इट इज e पावर 1/2 डी। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ गई इक्वेशन की। ठीक है, सो ये आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट है इन एनर्जी रेंज डी ई, राइट। तो अब किसी भी स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान में लेके आना है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इन ईच क्वांटम स्टेट बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्पिन के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो एक्चुअल डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द वॉल्यूम इज, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर स्टेट में पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, एक स्पिन अप वाला और एक स्पिन डाउन वाला। ठीक है, तो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ स्टेट जो डी ई रीजन के अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2πv/h³। बाकी एज इट इज, जस्ट आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4πv/h³, 2m पावर 3/2 e पावर 1/2 डी। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम आप निकालना चाहें तो उसको जी प्राइम से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इस रिलेशनशिप को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम जो है वो खत्म हो जाएगा, 4π/h³, 2m पावर 3/2 e पावर 1/2 डी ई। तो मखसूस रीजन डी ई जो आपने डिफाइन किया था, उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट डायरेक्ट भी कैलकुलेट की जा सकती है, उसका भी रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट कर लिया है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम भी फाइंड आउट की जा सकती है। विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देखना है पहले, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी तो आप निकाल चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम भी देखना है, तो फर्दर आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब दोबारा अपने उस रिलेशनशिप पे आते हैं जिसमें हमने कहा था कि एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस, एन ऑफ ई डी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई जी ऑफ ई डी। इसमें दोनों चीज़ों की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ऑफ ई की भी और जी ऑफ ई की भी, दोनों आप कैलकुलेट कर चुके हैं। एफ ऑफ ई ऑलरेडी नॉन था, जी ऑफ ई हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो जी ऑफ ई डी की जो वैल्यू थी 4πv/h³, 2m पावर 3/2 e पावर 1/2 डी ई, और एफ ऑफ ई की वैल्यू थी 1 एक्सपोनेंशियल दिस, ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है, e माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1। ठीक, तो ये एफ ऑफ ई की वैल्यू भी लिख दिया आपने। अब एफ ऑफ ई जो है, इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पहले डिस्कस भी की हैं। एफ ऑफ ई एक स्टेप फंक्शन है, वो देखा जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को 1 के बराबर जो है 1/दिस, इस पूरे को 1 पुट किया है हमने यहाँ पे, एफ ऑफ ई फॉर ई लेस देन ई एफ, एनर्जी लेस देन फर्मी एनर्जी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड आउट करने हैं, तो आपको फुल 0 से फर्मी एनर्जी तक इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। सारे इलेक्ट्रॉन इस रीजन में लाई करते हैं, उसके फाइंड मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर ई लेस देन ई एफ है तो 100% है। तो आपको फुल एनर्जी रेंज 0 से लेके फर्मी एनर्जी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को। तो हमने दोनों साइड पे क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रल एन ऑफ ई डी ई इज इक्वल टू 4πv/h³, 2m पावर 3/2। इसमें से कहीं भी एनर्जी की टर्म नहीं थी, तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं। 0 to ई एफ फर्मी एनर्जी, जी 0 to ई एफ ई पावर 1/2 डी। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है ये 2/3 इजाफी आ जाएगा, और ये बन जाएगा ई एफ पावर 3/2।
दूसरी टर्म में जाहिर है आप 0 पुट करेंगे तो पूरे का पूरा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास n ऑफ e या n की वैल्यू आ गई है। ठीक है, दैट हैव एनर्जी इक्वल टू फर्मी एनर्जी। तो किसी मखसूस वॉल्यूम के अंदर अगर डिफाइन करें कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे आपके पास। स्मॉल एन से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन ओवर वी। ठीक है, तो सारा रिलेशन एज इट इज रहेगा 8 पाई ओवर 3h क्यूब 2m पावर 3/2 EF पावर 3/2। सिर्फ v यहाँ पे जो था उसको आपने रिमूव कर दिया क्योंकि आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप से आप बड़ी आसानी के साथ फर्मी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे फर्मी एनर्जी को गेस करते हैं। इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EF इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर 2m 3n ओवर 8 पाई बाई पावर 2/3। ठीक है, जस्ट आपने ये जो चीजें EF के साथ लिखी हुई थी इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है इक्वेशन के। ठीक है, और EF की पावर 3/2 थी तो दोनों साइड पे आपने 2/3 जो है वो पावर ले ली। तो ये आपके पास बन गया h स्क्वायर ओवर 2m एंड 3n ओवर 8 पाई पावर 2/3। अब इसमें n के अलावा इस पूरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को डील कर रहे हैं। n के अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्मी एनर्जी के लिए रिलेशनशिप बनेगा 3.65 इंटू 10⁻⁻19 n पावर 2/3। ठीक है, अब ये n पावर 2/3 सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का पता चल जाए तो आप किसी भी सिस्टम की फर्मी एनर्जी, किसी भी एटम की फर्मी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, फर्दर इसमें हमने क्या करना है? सिमिलरली 0 केल्विन टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। और एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आप टोटल एनर्जी 0 से EF तक जितनी एनर्जी बनेगी फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स n ऑफ E जो एग्जिस्ट करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, E एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E जो है ये वेरी करेगी 0 टू EF के दरमियान वेरी करेगी। और ये एवरेज लेने के लिए आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया है। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेट करके और उसको आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी आप ऑल द इलेक्ट्रॉन। तो सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है, कुछ की फर्मी एनर्जी के करीब है, कुछ की बहुत कम है, कुछ की जो है वो 0 के बराबर है एनर्जी। तो 0 तो नहीं होती है एक्चुअली। ठीक है, बट हम सपोज करते हैं 0 उसको, या मिनिमम एनर्जी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, रिलेटिव टर्म लिए 0। ठीक, तो जितनी भी फर्मी एनर्जी तक एनर्जी रेंज है उसमें एनर्जी ग्रेडियंट बेसिकली मौजूद होता है। जो लोअर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो फर्मी एनर्जी के करीब होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एवरेज निकालने के लिए सबकी एनर्जी को सम अप करेंगे और उनको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। राइट, सो वही किया है आपने। ये n की वैल्यू पुट कर दी 4πv ओवर h क्यूब 2m पावर 3/2 e पावर 1/2। ठीक है, अब जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको आप जो है वो इंटीग्रल से बाहर ले जाएं तो ये इंटीग्रल सिंपली रह जाएगा 0 टू EF e पावर 3/2 dE। ठीक है, ये e की पावर यहाँ ये भी मौजूद है और यहाँ से भी आपके पास e पावर 1/2 आ जाएगा तो 1 + 1/2 3/2 बनता है dE। ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट किया, सो इंटीग्रेट करने से ये बना EF पावर 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, इसमें अब देखें जो n था, n आपने पहले भी कैलकुलेट किया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इक्वेशन ये वैल्यू थी उसकी n की। राइट,
सो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि n की वैल्यू को जो है इसके अंदर एडजस्ट किया जा सके, ताकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सके। अच्छा, इसमें देखें एक n तो ये डिनोमिनेटर में मौजूद, बाकी टर्म्स को किस तरह अरेंज करना है, हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। 8 यहाँ पहले से मौजूद है, 8 पाई v ओवर 5 भी आपके पास पहले से मौजूद है, 5n पहले से मौजूद है, h क्यूब पहले से मौजूद है। एनर्जी की पावर ऑफ 5/2 इसको आपने अलग अलग करके लिख दिया, e पावर 3/2 और e पावर 1, राइट। अब आप देखें ये 8/3 पाई v h क्यूब e पावर 3/2 ये सारा n के बराबर है, ठीक है। तो n पुट कर दें इन सारी चीज़ों को तो वो डिनोमिनेटर में मौजूद n के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बाकी बचेगा EF इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। ई मीन है ये, सॉरी, ई मीन इज इक्वल टू 3/5 EF के बराबर हो जाएगा। सो अगर आपके पास जो है अब शुरू से देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मौजूद हो तो उससे आप फर्मी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपके पास फर्मी एनर्जी हो तो आप सिस्टम की एवरेज एनर्जी भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट से बहुत सारी चीज़ें इस तरह हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला हमारा मकसद है डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना। डेंसिटी ऑफ स्टेट हो तो डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम निकल सकती है, उसी से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसी से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसी से आप सिस्टम की फर्मी एनर्जी निकाल सकते हैं, उसी से हम सिस्टम की एवरेज एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इससे हमें पता चलता है कि अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट का हमें पता हो तो हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उन्हीं मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स की, जिनको अगर ग्राफिकली ड्रा किया जाए तो इस तरह का बिहेवियर बनता है उसका। मिसाल के तौर पे पहले मैं इस फिगर को रिप्रेजेंट करूंगा। ये हमारा फर्मी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसका ग्राफ है। सो हमने कहा था वो एक स्टेप फंक्शन के तौर पे काम करता है। तो अगर एनर्जी जो है वो ये EF है, अगर एनर्जी EF से कम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, EF से ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल स्टेप की तरह नहीं रहता, बल्कि इसके बिहेवियर में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की है उसमें आप देखेंगे कि ट्रेंड में तब्दीली आती है। वो एकदम 0 नहीं होता, बल्कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। इसी तरह अगर आप डेंसिटी ऑफ स्टेट का ग्राफ देखें, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट का ग्राफ बनाएं तो वो ग्रेजुअली डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाती है। किसी भी एटम के अंदर आप ओरिजिन से अगर स्टार्ट करते हैं, एनर्जी को ग्रेजुअली जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो डेंसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। सो जो आपका रिलेशनशिप है उसमें एफ ऑफ ई जी ऑफ ई है, एफ ऑफ ई जी ऑफ ई डी ई एनर्जी है, तो एफ ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ ई हो रही है, तो इन दोनों का कंबाइंड ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नजर आएगा, ठीक है। तो अगर 0 केल्विन में देखेंगे तो एन ऑफ ई जो है वो ग्रो करेगा अप टू फर्मी एनर्जी, इसकी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाएंगे फर्मी एनर्जी पे जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो मैक्सिमम होगी, और फर्मी एनर्जी के बाद आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। लेकिन दूसरा ग्राफ जो यहाँ पे बनाया है T ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो अगर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा तो जो चेंज आपको एफ ऑफ ई के अंदर नज़र आई थी वही इस ग्राफ में नज़र आएगी, कि बिल्कुल जैसे जैसे आप जो एनर्जी की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रो तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे पहले जाके उसकी वैल्यू 0 हो गई थी फर्मी एनर्जी पे, अब ऐसा नहीं है। फर्मी एनर्जी पे या उससे पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 नहीं हुई। एट द फर्मी एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कुछ तादाद जो है वो मौजूद है, ठीक है, और फर्मी एनर्जी क्रॉस करके भी कुछ तादाद मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जब टेम्परेचर 0 केल्विन था तो वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं था जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन आपने लिया था जो फर्मी लेवल को क्रॉस कर सके। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो आप इंक्रीज करते हैं, 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो प्रोबेबिलिटी है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कि उनकी एनर्जी फर्मी लेवल से भी ज़्यादा हो जाए, फर्मी लेवल को भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो ऐसा चांस नहीं है, ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है फर्मी लेवल को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर कुछ टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है तो देयर एग्जिस्ट सम प्रोबेबिलिटी। और इसी के लिए अगर आप ये ऊपर वाला ग्राफ देखें 10.11 में जो हमने ड्रा किया है, तो ये ट्रेंड बड़ा डिफरेंट है। अगर आप 0 केल्विन वाले ग्राफ से इसको कंपेयर करते हैं तो 0 केल्विन में सडन डिक्रीज आया था एट द फर्मी लेवल, यानी इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती हुई नजर नहीं आई थी, ग्रो नहीं किया था इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने। लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप देखते हैं कि ये सडन जर्क नहीं है, बल्कि उसमें ग्रेजुअल तब्दीली आई है और सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड अबव द फर्मी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल को क्रॉस कर जाते हैं फिर उनकी वजह से बाद में कंडक्शन भी ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपने फर्मी लेवल मेंशन किया, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो 0 केल्विन पे, इससे ऊपर आपको कोई इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो दो इलेक्ट्रॉन करके हमने स्टेट्स को फिल किया है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉन आपस स्टेट्स में भी मिल सकते हैं। लें जी, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, और इससे किस तरह आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।